जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। इतिहास की एक धारा जो वैदिक काल से शुरू हुई वो गंगा जमुना तहजीब से होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी तक पहुंची। ईस्ट इंडिया कंपनी से बाहर निकलकर हमने आजादी की लड़ाई का पूरा एक वृतांत आपको सुनाया और आज का शो भारत को आजादी दिलाकर ही रहेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं फिर उस कहानी पर आऊं, इस एपिसोड का जो मूल मंत्र है, पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। यह एक सिद्धांत है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। इस देश ने पिछले 30 साल में परसेंटेज पर जोर दिया। परसेंटेज अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज नहीं बढ़ाना है, समझ बढ़ानी है। कितने लोगों को मैं चारों तरफ देखता हूं परसेंटेज लिए घूम रहे हैं। आज एक फॉर्मूला बताता हूं आपको आधुनिक भारत के इस अंतिम एपिसोड में। उसको डेरोजियो लॉ कहा जाता है। हेनरी विवियन डेरोजियो बड़ा प्यारा समाज सुधारक हुआ 1820 के आसपास। उसने एक लॉ दिया, डेरोजियोस लॉ, डेरोजियो का सिद्धांत। डेरोजियोस लॉ, डेरोजियो का सिद्धांत युवाओं को दिया। उसने कहा युवाओं के पास 4 चीज होनी ही चाहिए। और मैं सोचता हूं कि यह फॉर्मूला हमेशा प्रासंगिक रहेगा। जब भी कोई देश महान बनेगा तो डेरोजियो का यह सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहेगा। पहली बात वो कहता है, लव, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कहता है इनसे प्यार करो। किससे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अपनी भी दूसरों को भी। फिर कहता है थिंक रैशनली। अब हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भगवान क्या चीजें दे सकता है। बहुत लोग जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, लेकिन भगवान से क्या मांगना है यह हनुमान चालीसा में लिखा है। और फिर अगर वो भगवान ने आपको दे दिया तो बाकी पूरी दुनिया उसका बाई प्रोडक्ट है। भगवान से क्या मांगना है? बल, बुद्धि, विद्या। यह हनुमान चालीसा की लाइन है। बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इन 3 के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगना। इन्हीं तीनों का तो बाई प्रोडक्ट है। धन, गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुरुष, सम्मान। तो कहता लव, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, थिंक रैशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। सब पे प्रश्न चिन्ह लगाओ। मानो मत, जानो। कहता क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। हमारा देश का युवा कह रहा अखंड भारत बनाना है। पत्रकार ने पूछा कौन कौन से देश मिलकर अखंड भारत बनेगा? बोले 146। उन युवाओं की भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। ह्यूमैनिटीज पढ़ा ही नहीं। 91 के बाद इस देश में एक नशा सवार हुआ, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए। सबको तो नौकरी करनी है इस देश में, सबको। किसी को पूंजीपति नहीं बनना, कैपिटलिस्ट नहीं बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनना, पॉलिटिशियन नहीं बनना, बनना ही नहीं। क्या भैया एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या भैया बैंक की, भैया सीजीएल, आईएएस, यूपीपीसीएस। अरे कुछ लोग पूंजीपति भी बन जाओ। 1 अरब 50 करोड़ का देश, 1 अरब 50 करोड़। एक प्रोडक्ट बना ले जाओ, कोई भी एक, और सिर्फ 10 करोड़ की मार्केट मिल जाए, आप पूंजीपति हैं इस देश में।
कहता है लव, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, थिंक रैशनली, क्वेश्चन एवरीथिंग, सब पे सवाल करो। और चौथी बात कहता है वर्शिप ट्रुथ, सिर्फ सच्चाई की पूजा करो, जिसको कहते हैं डेरोजियो का सिद्धांत। सब पे सवाल करो, किताबें पढ़ो, किताब पढ़ने की आदत डालो। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाएं। सबसे सरलतम सूत्र है पढ़ाई। आजाद हिंद फौज का गठन हो गया। आजाद हिंद फौज ने सिंगापुर में अपनी सरकार बना ली, अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। जापान और आजाद हिंद फौज के बीच समझौता हो गया कि हम भारत की जो टेरिटरी कब्जा करते जाएंगे, आजाद हिंद फौज को देते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोहिमा एपिसोड, कोहिमा प्रकरण, कोहिमा, ऐसा नहीं हुआ। भारतीय टेरिटरी को कब्जा करने के बाद जापान ने उस टेरिटरी, उस क्षेत्र को आजाद हिंद फौज को सौंपने से मना कर दिया। अब तो नेताजी के सामने और संकट खड़ा हो गया, क्योंकि अगर अंग्रेज इस देश से चले जाते और जापान का कब्जा हो जाता तब बहुत गड़बड़ हो जाती। अंग्रेज तो संवैधानिक लोग थे, जापान तानाशाही, जर्मनी तानाशाही, इटली तानाशाही। आपका हर दोस्त आपका शुभचिंतक नहीं होता। आपका हर दोस्त आपका शुभचिंतक नहीं होता। और शुभचिंतक तो दुनिया में अगर 4 मिल जाएं तो कयामत, 1 मिल जाए तो बवाल, 2 मिल जाए तो क्रांति, और तीसरे पे तो आप भगवान हैं। 4 शुभचिंतक अगर मिल जाए, 4, 1 मिल जाए, 1। अर्जुन के पास 1 शुभचिंतक है, भगवान कृष्ण। शहरों में बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं लोग, गांव में भी चलाते हैं, लेकिन जब ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, खून की, तो किसी गांव के आदमी को ही फोन लगाते हैं कि भैया 4 लोग चले आओ गांव से, भैया यहां ब्लड नहीं मिल रहा है। इतने बड़े बड़े ग्रुप, इतने बड़े बड़े समूह, एक शुभचिंतक की तलाश करो और किसी का शुभचिंतक बन जाओ, कोई तुम्हारा भी बन जाएगा। अच्छा आदमी ढूंढना थोड़ी है। मैं देख रहा हूं आज हर आदमी अच्छा आदमी ढूंढ रहा, कह रहा भैया अच्छा आदमी नहीं मिल रहा, तुम अच्छे हो। बुद्ध को ढूंढने की, बुद्ध ने किसी को नहीं ढूंढा, उनके साथ जो आया वो अच्छा हो गया। अंगुलीमाल अच्छा हो गया, आम्रपाली अच्छी हो गई। जापान ने भारतीय क्षेत्र को हैंडओवर करने से मना कर दिया। नेताजी तनाव में आ गए। उन्हें डर इस बात का समाया कि अगर जापान युद्ध जीत गया और भारत पर उसका कब्जा हो गया, फिर अब तो ऐसा लगता है कि शायद नेताजी भी दिल से ये नहीं चाहते रहे होंगे कि जापान विश्व युद्ध जीते। खैर, हिरोशिमा और नागासाकी का कांड हो गया। जापान ने सरेंडर तो किया ही, अमेरिका ने उसको बहुत भयानक दंड दिया, देना ही था।
जब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता है, बहुत प्रिय। आधुनिक जापान मुख्यतः किसकी देन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। 1853 की संधि, और वो जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। उधर अमेरिका पे हमला कर दिया, चीन पे हमला जारी ही था, और जापान की तानाशाही शासक ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। और हर आतंक का आगाज अच्छा तो नहीं होता, थ्रिलर होता है हर आतंक का, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है हर आतंक। यही तो आतंक की खासियत है। आतंक शुरुआत में बड़ा थ्रिल पैदा करता है, बड़ा मजा आता है लोगों को देखने में। एक वर्ग है जिसको आता है, एक वर्ग है जिसको आता बहुत है मजा। हर आतंक की शुरुआत एक थ्रिल पैदा करता है। हिटलर जब चढ़ रहा है अपनी शक्ति के सोपान पे, तो बहुत मजा आ रहा है लोगों को, ताली बज रही, चाहे भैया ये कट डाले, भैया वो कट डाले। मुसोलिनी ताली बज रही चारों तरफ, नेपोलियन ताली बज रही चारों तरफ। इन सब का अंत बहुत बुरा हुआ। जापान का होना ही था हिरोशिमा और नागासाकी। जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने सरेंडर कर दिया। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रवादी थके हुए, राष्ट्रवादी थके हुए और अंग्रेज मस्त, दोनों तरफ लड़ रहे थे ना, अंदर भी लड़ रहे थे, बाहर भी लड़ रहे थे। और मैंने आपसे कहा है कुछ सिद्धांत, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, उनको मत भूलिएगा। उसमें से एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। दो फ्रंट पर युद्ध कभी मत करिए, करिए ही मत। कभी भी दो सीमाएं मत खोलिए। आजकल तो लोगों ने हजारों सीमाएं खोल रखी हैं, अनगिनत। अब तो लोगों को बड़े सारे काम मिल गए हैं। कोई अपनी जाति बचा रहा है, कोई अपना धर्म बचा रहा है, कोई अपना क्षेत्र बचा रहा है, खुद को बचा ही नहीं पा रहे हैं। अब तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई। कौन बेरोजगार है इस देश में? अब कोई बेरोजगार नहीं, सबको काम मिल गया है। जाति बचाने का, धर्म बचाने का, क्षेत्र बचाने का, और सबका अपना अपना ऑफिस है। किसी का ट्विटर पे है, किसी का यूट्यूब पे है, किसी का इंस्टाग्राम पे है। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब चलाते हैं, कोशिश करिए कुछ ऐसी बात डालने की कोशिश करिए जिससे समाज में लोगों का कुछ भला हो। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है नेगेटिविटी, जिसको तुम कहते हो रोस्ट करना। किसी वीडियो में अगर 1 मिलियन व्यू आया है, तो अगर आप उस वीडियो को रोस्ट करो तो 10 मिलियन आएगा। इसलिए जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, घबराएं ना। उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बिल्कुल ना घबराएं। ये बड़ा छिपा हुआ खेल है सोशल मीडिया का। आपने एक वेद पर वीडियो बनाया, उस पर 1 मिलियन व्यू आया। अब आप इंतजार करिए कि कोई बाली कहीं बैठा होगा। ये सोशल मीडिया के जो बाली हैं, रोस्टर, ये आपके वीडियो को निकालेंगे और फिर उसके की एरियाज को पकड़ेंगे। अरे वेद दोबारा लाने से क्या कोई वैज्ञानिक बन जाएगा? अरे वेद पढ़ने से आज तक कोई आइंस्टीन बना है? वेद पढ़ने से किसी को नौकरी मिलती है? अरे बाबा, सोशल मीडिया के बाबा, वेद नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ा जाता। वेद मतलब ज्ञान। आशुतोष राणा जी ने, स्वामी रामभद्राचार्य,
उनसे पूछा, बड़ा प्यारा सवाल पूछा कि महाराज जी शिक्षा और दीक्षा में क्या फर्क है। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया महाराज जी ने। कहा शिक्षा इस लोक की है, दीक्षा परलोक की है। ये जो ज्ञान की धारा है भारत में, ये बड़ी महान धारा है। इसमें साइंस मत लगाइए, तर्क लगाइए, रीजन लगाइए, एकदम लगाइए। $1945 का सीन, भारतीय थके हुए, ये भी लड़ रहे हैं 1942 से 45, 3 साल इनको भी हो गया। और ब्रिटिश सरकार तो दो फ्रंट पे लड़ रही है। एक तो 1939 से फ्रंट खुल गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के महानायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आजाद भारत में उनकी चर्चा करूंगा भाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, क्या चरित्र है। 32 साल की उम्र में गांधी जी की बात को भी काट देते हैं, और गांधी जी मानते हैं। गांधी जी मानते हैं। 1942 से 1944 तक गिरफ्तार होने तक उस आदमी का एक अविस्मरणीय योगदान है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। अविस्मरणीय योगदान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रवादी रेडियो का संचालन। ढूंढती रह गई पुलिस, ढूंढती रह गई। खैर, आजाद भारत पर मैं उन पर चर्चा करूंगा। आजाद भारत के कुछ नायक हैं जिन पर मैं जरूर विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूंगा। उसमें से एक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। खैर, अब विराम का समय आ गया था, शांति का। आदमी जैसे साल भर काम करता है, 15 दिन छुट्टी पे जाता जरूर है। जो गोवा नहीं जा सकता वो हरिद्वार चला जाता है, जो हरिद्वार नहीं जा सकता वो अपने गांव चला जाता है। छुट्टी जीवन में बहुत जरूरी है। जिस जगह पर आप काम करते हैं, कोशिश करिए महीने में 2 दिन वहां से गायब रहिए। भले ही छुट्टी होगी, लेकिन जहां पे आप काम करते हैं उस जगह का दबाव आप पर काम करेगा अगर आप वहां रहेंगे तो। छुट्टी जीवन में बड़ी, अवकाश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइंटिफिकली अवकाश का प्रावधान है। अवकाश बहुत जरूरी है। और कार्य क्षेत्र से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप दबाव क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। अब जितने लोग तैयारी कर रहे हो, ऐसा ना हो कि कल निकल लें गोवा की, भैया मास्टरवा कह रहा था 100 में की अवकाश लेना चाहिए और पापा से कहें कि 20,000 रुपया दे दो। मास्टर कह रहा था रिलैक्स, थोड़ा सा माइंड अच्छा होता है। सब नाटकबाजी नहीं, ये मैं उनसे लिए कह रहा हूं जो लोग सेवा कर रहे हैं, सर्विसेज में हैं। सन्यासियों के लिए कोई अवकाश नहीं होता। ज्यादा मन भटक रहा है, आप घर चले जाइए। अब इस पस्त सरकार, ये जो सरकार 1945 में पस्त हो चुकी है, इसने भारतीयों को एक नया प्रावधान दिया, वेवेल प्लान 1945। एक बड़ा प्यारा ऑप्शन दिया, प्यारा, श्रेष्ठ नहीं, प्यारा। वेवेल प्लान। वेवेल प्लान के अंतर्गत यह कहा गया कि वॉइसरॉय सिर्फ वीटो का इस्तेमाल करेगा, बस, वो भी जहां जरूरत होगी। राष्ट्रवादियों ने कहा यार ये जरूरत कौन डिसाइड करेगा, और जो तुम्हारे लिए जरूरत होगी वो हमारे नुकसान का काम होगा। खैर, अच्छा दूसरा बताओ। बोले दूसरा ये है कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर बाकी सारे पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। बोले यार गवर्नर जनरल वाला भी दे दो। अच्छा तीसरा प्रावधान, बोला तीसरा प्रावधान यह है कि एक अंतरिम कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा। अंतरिम, प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें सभी दल के सदस्य होंगे। गौर करिएगा, इस पॉइंट में बड़ा प्यारा पॉइंट है ये, वेवेल प्लान 1945, कि एक अंतरिम कार्यकारी परिषद का गठन होगा, प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन होगा, जिसमें सभी दल के सदस्य होंगे। और वो जब कॉमन कंसेंसस पे आएंगे, आम सहमति पर, तब संविधान सभा का गठन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अरे कांग्रेस ने कहा तुम भी यार उल्टी सीधी बात कर रहे हो,
ये भारत के सारे दल मिलकर आम सहमति पर आएंगे? तुम ही ने सबको पैदा किया है, ये आम सहमति पर कभी आएंगे ही नहीं। अरे गांधी जी ने कहा ऐसे मत बोलो यार। चलो ठीक है, आम सहमति पे आएंगे तो संविधान सभा बनाने दोगे? देखो उस आदमी का विधायी अप्रोच जीवन के प्रति। कुछ लोग ऐसे ही चीजों को नकार देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इस जीवन में इंसान बस एक ही काम नहीं कर सकता, बस ईमानदार नहीं हो सकता। राजेश खन्ना जी ने किसी फिल्म में कहा है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। हम सब पापी हैं, डिग्री का फर्क है, डिग्री का फर्क है। इसलिए जब कोई चोरी में पकड़ा जाता है सब देखने लगते कौन पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया भैया, तो लगता कि घर का ना हो। हम सब, ये संसार ही ऐसा है, जिन्होंने चोरी छोड़ी वो संसार की सर्कल से बाहर कूद गए। बस चोर दो तरह के हैं समाज में, एक संवैधानिक, एक असंवैधानिक। अपवाद सभी जगह होते हैं। खैर गांधी जी ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, आम सहमति बनेगी तो संविधान सभा बनाने दोगे? बोले हाँ बिल्कुल बनाने देंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, शिमला में आओ, मीटिंग करते सब लोग, बुलाओ सबको। तो शिमला कन्वेंशन 1945। अब जब शिमला कन्वेंशन हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने बात फंसा दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि देखो ये जो कार्यकारी परिषद है वाइसराय की, इसमें मुसलमान सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस ने कहा है भैया, सारे मुसलमानों का ठेका तुम्हारा है। और अगर कांग्रेस ये बात मान लेती तो वहीं क्लियर हो जाता कि मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग, हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा है कि कार्यकारी परिषद जो है उसमें जो मुसलमान सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति सिर्फ हम करेंगे। क्यों क्यों सिर्फ तुम करोगे? और दूसरी बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमको संविधान सभा में मुस्लिम वीटो चाहिए। बोले अच्छा, तो जिन्ना को दे देंगे मुस्लिम वीटो, हिंदू महासभा ले लेगी हिंदू वीटो, अंबेडकर ले लेंगे दलित वीटो, अकाली दल ले लेगा सिख वीटो। फिर ही संविधान बनता 5010 में। हर बात पे सब वीटो लगा देते। शिमला कन्वेंशन बिना परिणाम के खत्म हो गया। अब जब शिमला कन्वेंशन बिना परिणाम के खत्म हो गया तो ये हुआ साहब अब क्या किया जाए? तो आजाद हिंद फौज बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। अब सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं थी ही नहीं। अब सरकार के पास क्षमता थी ही नहीं लड़ने की। तुरंत वाइसरॉय ने अपना वीटो लगाया, आजाद हिंद फौज के जो कमांडर्स थे उनको लिबरेट कर दिया कि भैया एमनेस्टी ले जाओ भैया। और 1945 के चुनाव की घोषणा कर दी। 1945 का जो चुनाव हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 102 में से 58 सीट कांग्रेस के पास। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सिंध मुस्लिम लीग के पास। बड़ा जिन्ना साहब ने घूम घूम के वोट मांगा था इस्लाम के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर। मिला भी। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने नहीं दिया, मुसलमान के लिए उसका धर्म बहुत प्यारा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका धर्म तब और महान हो जाएगा जब आपके क्रियाकलापों को देखकर लोग कहें कि वाह भैया ऐसे हैं क्या मुसलमान।
पहले कहते ही थे, पहले कहते ही थे आपका धर्म, कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा महान है। आप मत कहिए, आप मत कहिए। आपके क्रियाकलापों को देखकर लोग कहें कि देखो भैया हिंदू, जैसे आज लोग सरदारों को कहते हैं। कोई सरदार की बुराई करता है? ठंडक शुरू हो गई, अब गुरुद्वारे के सामने कंबल बटेगा, किसी से नाम नहीं पूछा जाएगा, किसी से धर्म नहीं पूछा जाएगा, किसी से जाति नहीं पूछी जाएगी। कोई सरदार कहता है कि सिख धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, जरूरत ही नहीं है। दुनिया कह रही है, कहीं भी आपदा आ जाए सिख पहुंच जाता मदद करने के लिए। आप अपनी तारीफ मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। ये हिंदू मुसलमानों ने एक अलग राग बना लिया है, अब तो हिंदुओं ने भी बना लिया। जितनी सेपरेट इलेक्टोरेट की सीट मुस्लिम लीग की थी, सब मोहम्मद अली जिन्ना जीता, सब। मुसलमानों ने तो वोट दिया, जिन्ना को नहीं दिया, इस्लाम को दिया। इस चीज से मुसलमानों को बाहर आना पड़ेगा। इस्लाम को वोट मत दो, उसको फॉलो करो। आपकी वोट से सरकार चलती है। सरकार आपको स्वास्थ्य सुविधाएं देती है, शिक्षा सुविधाएं देती। सरकार इसलिए होती है, सरकार धर्म चलाने के लिए नहीं होती। हिंदू राम को वोट दे देगा, मुसलमान इस्लाम को वोट दे देगा। अब मुसलमानों को लगता है नौकरी नहीं मिली, कहां मांगी तुमने? मांगना भी तो चाहिए था ना, मांगना भी चाहिए था, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए था, बाहर भी निकलना चाहिए था। मुसलमान को इससे बाहर निकलना पड़ेगा, एकदम निकलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच एक और घटना घट गई। नौसैनिक विद्रोह 1946, रिवोल्ट ऑफ नेवल रेटिंग्स। और नौसेना में विद्रोह, ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी पर हमला। नौसेना उनकी ताकत, नौसेना उनकी शक्ति का आधार। नौसेना में विद्रोह। हालांकि उस विद्रोह को शांत कराया सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन अंग्रेजों को इस बात की सूचना मिल गई कि बस अब और नहीं, अब तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारत की आजादी का प्रस्ताव। सबसे पहला फीचर संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अरे भारतीयों और राष्ट्रवादियों में खुशी की लहर कि वाह भैया संविधान सभा। संविधान सभा मतलब संविधान बनेगा, संविधान बनेगा मतलब आप आजादी मिलेगी अब आपको। 1850 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन का दौर शुरू हुआ, उसका फल अब मिलने जा रहा था। संविधान सभा, हर 10 लाख पर एक कैंडिडेट होगा। विधायक, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन का तो चांस था ही नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और हर 10 लाख पर एक व्यक्ति होगा, एक प्रतिनिधि होगा। संविधान सभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस फिर बहुमत में आ गई। कांग्रेस फिर बहुमत में आ गई। जब कांग्रेस संविधान सभा में भी बहुमत में आ गई, तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि यार अब तो हमारा कुछ चलेगा नहीं। 1945 कांग्रेस बहुमत में, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान कांग्रेस बहुमत में। लेकिन 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में बड़ी स्मार्टनेस से एक बात और डाल दी गई थी कि भारतीय राज्यों को 3 गुट में बांटा जाएगा, ए बी सी। इसमें से कोई गुट अगर स्टेट लिस्ट सेंटर को सौंप देगा तो उसके भविष्य का निर्धारण सेंटर ही करेगी। अब मुस्लिम बाहुल्य राज्य जो हैं वो एक तरफ,
अगर वो अपने लिस्ट को सेंटर को दे देंगे और बाद में कहते हैं हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, तो निर्णय कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार। पार्टीशन। जिन्ना ने काम जा रहे, लोगों ने कहा जा रहे हो? बोले हम मक्का जा रहे, अब हम वही सीख कबाब की दुकान खोलेंगे, अब हम यहां नहीं रहे। अरे अंग्रेजों ने कहा कहां जा रहे हो मेरे भाई, ये चुनाव फुनाव ये सब तो दिखावा है दुनिया का। इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, जो भी तुम देखते हो कुछ भी सच नहीं है। और जिस दिन इस बात का एहसास हो गया, उस दिन अपनी शक्ति को विकास करने के सिवा व्यक्ति दूसरा कोई काम ही नहीं करता। यहां दो तरह के लोग हैं, एक कमजोर, एक ताकतवर। और वो जो ताकतवर हैं, शरीर से, मन से, धन से, वो कमजोर प्रशासन करते हैं। बस यही है। सारा नियम, कानून, संविधान सब इन कमजोरों के लिए बनाया गया है पूरी दुनिया में। आज से नहीं, शुरुआत से। और इनको सपना दिखाया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। और ये कयामत तक चलेगा, कोई माई कलाल इसको बदल नहीं सकता। पाकिस्तान तो बनना ही था, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं बनता, इजराइल कैसे बनता? इजराइल के बनने की आधारशिला पाकिस्तान ने दी। बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुनकर। और दोनों के निर्माण की कहानी एक समय में शुरू होती है, एक समय में। क्या दिमाग रहा होगा यहूदियों का। 1875 एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, 1897 वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन, साथ पैरेलल। इजराइल और पाकिस्तान के निर्माण की कहानी एकदम पैरेलल। बड़ी अजीब सी बात है ये। (1947) में पाकिस्तान मुसलमानों का देश। किसने एक्सेप्टेंस दी? सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने। अमेरिका ने इन लोगों से कहा कि तुम मानते हो मुसलमानों का देश होना चाहिए? बोले बिल्कुल साहब, बिल्कुल मुसलमानों का देश होना चाहिए। मुसलमानों का तो ब्रह्मांड है पूरा, एक देश। कैसे झांसे में फंसा दिया मुसलमानों को। कहा बिल्कुल हो साहब, होना चाहिए मुसलमानों का देश। 1947 में पाकिस्तान मुसलमानों का देश, 1948 में इजराइल यहूदियों का देश। और जब तुम एक बार मान चुके हो कि मुसलमानों का देश होना चाहिए, तो किस मुंह से मना करोगे कि यहूदियों का नहीं होना चाहिए? क्या खेल सेट किया, क्या खेल सेट किया। हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया। और पाकिस्तान नहीं बनता तो साम्यवाद, कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका को परमानेंट अड्डा कहां मिलता? जितने लोग पाकिस्तान एक राष्ट्र का समर्थन करते हैं, वो सब मुसलमानों के गुनहगार हैं। सब, जितने भी लोग 1947 में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की शुरुआत, और अमेरिका बैठ गया पाकिस्तान में। उसको एक अड्डा चाहिए था, मिल गया। एक अड्डा इधर ईरान पे नजर रखने के लिए, एक अड्डा उधर इजराइल, सऊदी अरेबिया पे नजर रखने के लिए। 2 अड्डे चाहिए थे, मिल गए। अमेरिका को डर था कि अगर कहीं गलती से पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया के सारे, एशिया के सारे तेल के कुओं पे रूस का कब्जा हो जाएगा, रूस सुपर पावर हो जाएगा। भाई जिसका एनर्जी पे कब्जा, वो महाशक्ति। और साम्यवाद, कम्युनिज्म तेजी से फैल रहा था। रूस साम्यवादी, नॉर्थ कोरिया साम्यवादी, चीन साम्यवादी, वियतनाम में साम्यवाद की लहर उठी रही थी। भारत में नक्सलाइट आंदोलन शुरू ही हो चुका था। प्रिकॉशन। तो अमेरिका ने 2 खिड़की बनाई। एक खिड़की पाकिस्तान, खिड़की का एक तरफ किधर खुलता है? ईरान में। दूसरी तरफ किधर खुलता था?
कराची का बंदरगाह ग्वादर। दूसरी खिड़की इजराइल, खिड़की का एक भाग किधर खुलता है? अरब में। दूसरा भाग स्विस कैनाल में। हर वो आदमी जो पाकिस्तान एक राष्ट्र को समर्थन करता है वो मुसलमानों का गुनहगार है। ये दोनों राष्ट्र पूंजीपतियों ने बनाए, यहूदियों ने। क्या हाल कर दिया पाकिस्तान का। चलो बन गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलो एक बात ये भी मान लेते, बन गया, अच्छी बात। क्या होगा, हाल हो गया। क्रिस्टोफर जैफरलेट, पाकिस्तान पैराडॉक्स, पढ़ो ना किताब, पढ़ो। क्रिस्टोफर जैफरलेट, पाकिस्तान पैराडॉक्स। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, साहब अरे अंग्रेज सरकार ने कहा कहां जा रहे हो भाई, बताओ क्या करना चाहते हो। बोले साहब हम नाचेंगे। अरे बोले बिल्कुल नाचो। बोले हम नंगे होके नाचेंगे। अरे बोले ये तो और अच्छा है। बोले इससे अच्छी क्या बात है, नंगे होके नाचो, बहुत बढ़िया। अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। लड़कर लेंगे पाकिस्तान। कैसे लेंगे? लड़कर लेंगे। लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और 16 अगस्त 1946 नौखाली से दंगे की शुरुआत। एक ऐसा दंगा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जिस पर चर्चा करना मतलब घाव को फिर से कुरेदना। मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन गलती है मोहम्मद अली जिन्ना की। जिन्ना ने नारा दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान। वैसे भी मारपीट में जो पहला हमला करता है दोषी उसे ही करार दिया जाता है। लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर ले लो। वो जो दंगा हुआ, कभी आप पढ़ना द ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, थोड़ी बहुत ग्लिम्स आपको उसमें मिल जाएगी। मैं उस पर कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहता, पर मैं मोहम्मद अली जिन्ना को दोषी मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी को भी बलि चढ़ा दोगे। भाई आपका गुस्सा कांग्रेस से है, आपका गुस्सा गांधी से है, आपका गुस्सा नेहरू से है। एक से एक मुसलमान शासक हुए, एक से एक। कैलिफ उमर, कैलिफ हारून, कैलिफ मामून, इब्राहिम, एक से एक मुसलमान शासक हुए, नामी। अकबर तो हिंदुस्तान में है ही है, मुसलमान को उसका नाम नहीं पता। एक सामान्य मुसलमान को किसका पता है? महमूद गजनी का। सोचना चाहिए, मुस्लिम विद्वानों को भी इन सब बातों पे सोचना चाहिए। सिर्फ लड़ना, झगड़ना, रोना, इससे काम नहीं चलता। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और जो दंगा शुरू हुआ, अरे भाई उस दंगे पे तो चर्चा ही नहीं करनी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब मारे गए, और दोनों तरफ से मारे गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक तरफ से मारे गए, दोनों तरफ से बड़ा नरसंहार हुआ। दिसंबर 1946 में पटेल जी ने नेहरू जी से कहा कि इस दंगे को अगर रोकना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे युवा मित्र हैं भाई, ये कहते हैं गांधी जी ने करवाया, गांधी जी ने पाकिस्तान का बंटवारा गांधी जी ने कराया। कहां पड़े हुए? पाकिस्तान का बंटवारा गांधी जी ने करवाया। सरकार चला रही है ब्रिटेन और बंटवारा गांधी जी ने करवाया। और जैसे ही दंगा शुरू हुआ, सबसे मजेदार घटना, सबसे मजेदार बात, जैसे ही दंगा शुरू हुआ, क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता अंतरिम सरकार, भारत को अंतरिम सरकार। अब देखो, एक तरफ दंगा, दूसरी तरफ भारत में अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के पास पुलिस होती ही नहीं, सेना होती ही नहीं। देखो अंग्रेजों का खेल। एक तरफ दंगा,
दूसरी तरफ भारत में अंतरिम सरकार, उन्होंने भारतीयों से कहा तुम लोग अंतरिम सरकार मांग रहे थे ना, लो अंतरिम सरकार ले लो, और बोले हम लोग 1948 तक भारत छोड़ देंगे, अब तुम लोग डिसाइड कर लो। एक तरफ दंगा, सोचो एक तरफ दंगा चल रहा है, जो सरकार भारत में वो अंतरिम है, उसके बाद सेना और पुलिस का अधिकार ही नहीं है, कैसे रोकेगी, कैसे रोकेगी दंगा। फिर भी गांधी जी ने कोशिश किया, नवाखाली गए, दरवाजा खटखटाया, हाथ जोड़ा, पता नहीं किस मुंह से इस देश के लोग उस आदमी को गाली देते हैं। क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसाइज, आलोचना करो। गाली, G20 की समिट थी, पूरी दुनिया उस आदमी की समाधि स्थल पर गई, दिखाई नहीं पड़ता। यहां गांव में गिरधारी मर गया, कोई देखने ही नहीं आया। पूरी दुनिया, G20 की समिट सबके सामने, और जब विभाजन मान लिया तो माउंटबेटन प्लान, जून 1947, और यहीं पर भारत को आजादी मिल गई। एंड दे लिव्ड हैप्पीली।